मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी और उसकी वेरिएशंस कराई थी ग्रुप और पीरियड में, और बताया था कि हम जो इसके फैक्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है बेटा? वो 5 फैक्टर हैं। वन इज द न्यूक्लियर चार्ज, सेकेंड इज द एटॉमिक साइज, थर्ड इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड द फोर्थ वन इज द शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड द फिफ्थ वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इन सब फैक्टर्स को वन बाय वन करेंगे। अगर हम पहले न्यूक्लियर चार्ज की बात करें बेटा, आपको न्यूक्लियर चार्ज का मैं बता चुकी हूँ पहले, जैसे कि आपने पीरियड में हम क्या करते हैं, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, पीरियड की बात करें ना, इसको याद रखने के लिए आप कह सकते हैं जो आपने पीरियड में करा है वही न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है उसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? डिक्रीज। अगर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हुआ है तो उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बोलो शाबाश, क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर आपने इसको लर्न करना है शॉर्ट ट्रिक से तो आप इसको लर्न कर सकते हो। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है बेटा? अब जैसे अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, आउट ऑफ बोरोन एंड फ्लोरीन विच हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे? बोरोन और कार्बन क्या है? 5 और इसका 9, 2 3, इसका 2 7। तो क्या अगर शेल सेम आ गया तो इसका मतलब आपको न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर लगाना है। न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है? फ्लोरीन का, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। मैंने याद करने की ट्रिक आपको बताई है अभी। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, तो हम क्या कहेंगे? फ्लोरीन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन boron because it has higher charge। और आगे एक्सप्लेनेशन कर दोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई। क्लियर है बेटा? अब सेकंड फैक्टर देखो। सेकंड फैक्टर इज एटॉमिक रेडियाई। अब आपको पता है एटॉमिक रेडियाई किस में होता है? ग्रुप में। अब आपको पता है अगर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? अभी बताया था ना आपको बेटा पहली वीडियो में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? लेस। इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? जैसे वाई पोटाशियम हैज लेस आयनाइजेशन एनर्जी देन सोडियम। अब वो खुद ही कह रहे हैं कि पोटाशियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है सोडियम से। क्यों? देखो टॉपिक नंबर 19 2881, इसमें क्या है? सोडियम 11 281। तो साइज का फैक्टर लग सकता है ना, उसमें 4 शेल है, इसमें 3 शेल है, तो हम कह देंगे इसमें 4 शेल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, तो जिसके लिए कैसी एनर्जी चाहिए? लेस एनर्जी चाहिए। ठीक है बेटा? तो इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट कब लगता है? जब आपके पास डिफरेंट सब शेल है, जैसे S, P, D एंड F। अगर आप सिंपल लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो ना अबव रूल के अकॉर्डिंग, 1S 2S 2P 3S 3P। तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो आपको पता है अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है, अगर यहाँ पर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के पास कौन सा आता है? S, फिर दोबारा से S है, फिर क्या है? P। तो हम कह सकते हैं कि जो S है, S की अट्रैक्शन
एस की अट्रैक्शन क्या है, मोर है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। क्यों है टुवर्ड्स न्यूक्लियस? बिकॉज इट इज नियरर टू न्यूक्लियस, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है। अगर वो न्यूक्लियस के पास है तो उसकी अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है। हम क्या बात कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, मुश्किल। इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या है, डिफिकल्ट। तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कैसी चाहिए, हाई। तो हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी एस की ज्यादा होगी देन पी देन डी देन एफ। क्यों? क्योंकि एफ तो सबसे लास्ट वाली शेल में आ रहा है, सबसे बाहर आता है, सबसे बाहर आता है तो उसकी अट्रैक्शन क्या है, कम। अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, इजी। तो इसी वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम। तो पेनिट्रेशन फैक्टर में आप एस और पी इनके सब शेल देखोगे। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि लेट्स सपोज एक सोडियम है और एक कैल्शियम है, इनमें से बताओ किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर सोडियम का आप देखते हो तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 sp_d। आप देख रहे हैं तो आपको ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, 281 वाली लिखोगे नहीं, 1s2 2s2 11 है ना इसका एटॉमिक नंबर, 2p6 एंड 3s1। कैल्शियम 1s2 2s2 2p6, नॉट कैल्शियम नहीं, यू कैन से क्लोरीन 1s2 2s2 2p5, 17 है ना। तो इसमें S में से निकाल रहे हैं, इसमें P में से निकाल रहे हैं, तो किस केस में ज़्यादा लगेगी आयनाइजेशन एनर्जी, S के केस में। तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, सोडियम की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्यों? क्योंकि उसमें पेनिट्रेशन फैक्टर हम देख रहे हैं। अगर हम साइज देखो बेटा, हम इसमें साइज भी लगा सकते हैं ना साइज, इसमें 4 है, इसमें 3 है शेल। अगर हम साइज का फैक्टर लगाते हैं तो साइज के फैक्टर के अकॉर्डिंग किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्लोरीन की। बट अगर हम पेनिट्रेशन फैक्टर लगाते हैं तो इसमें क्या होगा आंसर, सोडियम की। तो बेटा जो ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है, इसमें जो आंसर है वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। आप जोन से फैक्टर के बेस पे आंसर लिखोगे, उसी को एक्सप्लेन करोगे तो वो आपका आंसर ठीक हो जाता है। आंसर कैन बी वेरिएबल। तो आपने ध्यान रखना है कि आप कौन सा फैक्टर लगा रहे हो, वो आपकी मर्जी है। आपने 5 फैक्टर करे हैं, 5 में से किसी भी फैक्टर पे आप इनका आंसर दे सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फोर्थ फैक्टर। फोर्थ फैक्टर इज द शील्डिंग इफेक्ट और यू कैन से स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो क्या होता है, अब जो ये शील्डिंग इफेक्ट है और जो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये किस केस में लगता है, इन केस ऑफ अ डी ऑर्बिटल। किस केस में लगेगा, इन केस ऑफ अ डी ऑर्बिटल। और शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट हमेशा किसका देखा जाता है बेटा, इनर इलेक्ट्रॉन का। किसका देखा जाता है, इनर इलेक्ट्रॉन का। पहले देखो समझो कि ये शील्डिंग और स्क्रीनिंग का मतलब क्या है। देखो मैंने कहा एक शेल है, 1s 2s 2p 3s 3p। अगर मैं इसको ऐसे नहीं ड्रॉ करती, मैं ऐसे लिख देती हूँ, 1s 2s 2p 3s 3p 4s देन 3d देन 4p, ठीक है। तो जहाँ पे भी d आ जाता है उस केस में आप लगाओगे इनर इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट। जैसे यहाँ पे इसमें s में 2 है, p में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हम लास्ट में देखें तो वैलेंस शेल क्या है, p 4p। तो हमने उस 4p में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब हमने बताना है कि उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कि कम एनर्जी चाहिए। तो क्या होगा, अगर हम ये एक शेल बनाते हैं, लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस था, आगे सारे शेल है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहर कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जो ये अंदर वाले इनर, मैंने बोला ये किसका है, इनर इलेक्ट्रॉन। तो अंदर वाले 10 इलेक्ट्रॉन इन 6 इलेक्ट्रॉन के रास्ते में एक स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं, एक रुकावट क्रिएट कर रहे हैं, जिससे इन लास्ट वाले शेल की अप्रोचेबिलिटी इस न्यूक्लियस की तरफ कम होगी। और ये कब कब होगी, जब अंदर वाली साइड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा।
अगर अंदर वाली साइड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और बाहर कम है, मीन्स कि ये 6 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आना चाहते हैं, बट ये 10 इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस के पास नहीं आने दे रहे। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और इसमें कम इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होती है, तो ये इसको पीछे धक्का देते हैं। जब ये इसको पीछे धक्का देते हैं तो इससे क्या होता है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो जाता है। अगर अंदर वाली साइड, ध्यान रखना बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, अगर इनर इलेक्ट्रॉन मोर है तो जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ऑफ लास्ट शेल, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर लास्ट शेल की अट्रैक्शन डिक्रीज हो गई तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, इजीली रिमूव हो सकता है। जब वो इजीली रिमूव हो सकता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लेस। क्लियर है बेटा? शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होगा, इनर इलेक्ट्रॉन का। तो वी कैन से ग्रेटर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर इज shielding effect, and less is the ionization energy. Why less ionization energy? Because the inner electron create a screen in the path of a valence electron, from which we have to remove the electron. That's why the force of attraction decrease and the removal of electron easy and the ionization energy is less. क्लियर है बेटा? अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा, यू कैन आस्क। ओनली द वन फैक्टर इज लेफ्ट, दैट इज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यू नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम स्टेबल की बात करें तो 2 स्टेबल होती हैं, एक हाफ फिल्ड and the second one is the full filled, and the removal of electron and the removal of electron from half filled or full filled require more energy then we can say then unstable electronic configuration. तो अगर हमें कहीं हाफ फील्ड या फुल फील्ड में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ गया है तो उस केस में हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए एज कंपेयर टू अगर हमारे पास फुल फील्ड या हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अगर मैं बात करूं, आपको मैंने बताया था क्रोमियम और कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं वनेडियम और क्रोमियम में से पूछूं कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, आपको पता है वनेडियम की क्या होती है 3d3 4s2, क्रोमियम की क्या होती है 3d5 4s1। इसकी अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को, अगर हमें 4s में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये हाफ फील्ड स्टेबल है और स्टेबल चीज़ में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू जब वो अनस्टेबल है। तो क्रोमियम हैविंग अ हाई ionization energy as compared to vanadium because it is a half filled stable configuration. Clear है बेटा? With this our today topic is finished. If you have any doubt you can ask and comment, like and subscribe it. अगर next topic जो है इसका that is a electron gain enthalpy that we will discuss in the next video. Thank you and have a nice day.